हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने इस आज के वीडियो में कॉम्पिटिटिव लेवल का जीएस ला रहा हूँ। जो मॉडल सेट है वो यूपीपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, पुलिस, टेट, रेलवे और एनटीपीसी इत्यादि के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये मॉडल सेट है। ठीक है, आई होप आप मॉडल सेट अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो मॉडल सेट फर्स्ट है और मैं कंटिन्यू आपको सेट प्रोवाइड करते जाऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को जिस देखिएगा तो आपको सारा सेट मिल जाएगा। अब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको जब भी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में मॉडल सेट 1 स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। देखिए, हड़प्पा स्थल, ये हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो ये कहाँ, देखिए इस हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो बंदरगाह हमको बताना है, तो बंदरगाह हो जाता है लोथल। कौन सा होता है? लोथल। लोथल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम हड़प्पा के बारे में जान जाएंगे कि हड़प्पा, ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज कब थी? 1921 में। ठीक है, 1921 में। कहाँ? तो रावी नदी के, ये कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसके जो खोज करता है तो खोज करता है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है, खोज करता है दयाराम साहनी। तो ये हड़प्पा के बारे में हो गया। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, मतलब अभी का जो एरिया है, ठीक है, वो पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान का है मोंटगोमरी ज़िला। ठीक है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला के पास है ये। तो हड़प्पा का बंदरगाह हो जाएगा लोथल। ठीक है, अब हम थोड़ा लोथल के बारे में भी जान जाए तो लोथल है भोगवा नदी के तट पे। किस नदी के? तो ये है भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के तट पे है। और ये कहाँ पड़ता है? देखिए, ये सब एग्जाम में पूछता है कि भोगवा नदी के तट पर कौन सा है, या लोथल किस नदी के तट पर है, या हड़प्पा किस नदी के तट पर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साइट्स हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साइट्स हैं। ठीक है, तो देखिए प्रमुख साइट्स है तो इसी में आपका एक लोथल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भोगवा नदी के तट पे है। ठीक है, और इसके खोज करता है रंगनाथ राव, रंगनाथ राव इसके खोज करता है। और ये पड़ता कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िला, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में ये पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया लोथल से संबंधित जो क्वेश्चंस आपको पुट अप होंगे। ठीक है, और ये हड़प्पा से संबंधित, और साथ साथ एक क्वेश्चन का हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल। ठीक है, ऐसे हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे पीसीएस हो, चाहे रेलवे और चाहे टेट, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश। ठीक है, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहते हैं क्योंकि इसने अपनी पिता की हत्या करके, ठीक है, सिंहासन पर बैठा था। तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी चंपा, मगध की प्रारंभिक राजधानी चंपा। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद
सारनाथ गए और सारनाथ पे प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, तो जब प्रथम उपदेश दिए, ठीक है, तो यही हो गया, इसी को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारनाथ आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम है? राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी में क्या दिया हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्हीं के बारे में जम्मू कश्मीर का इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी लिखी है। अब एक गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए गुलाम वंश ऐसे बताया कि गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है, तो ये कब से भारत में इसका नींव पड़ा? तो 1206 में। किसमें? 1206 में। ठीक है, तो 1206 में गुलाम वंश का भारत में प्रादुर्भाव हुआ और इसके प्रथम जो शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम जान जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में। ठीक है, ये कब हो गई थी? तो चौगान खेलते समय। तो ये जब चौगान खेल रहा था, चौगान घोड़े से, ठीक है, घोड़े पे बैठ के चौगान खेलते हैं, तो चौगान खेलते समय, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो थोड़ा सा और हम गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। देखिए गुलाम वंश इसको क्यों बोला गया? तो गुलाम वंश इसलिए बोला गया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? गुलाम। तो मोहम्मद गौरी जब छोड़ के गया, ठीक है, भारत को, तो जब भारत को छोड़ के गया मोहम्मद गौरी, ठीक है, छोड़ के कहाँ? गजनी चला गया। गजनी, कहाँ? ये गजनी चला गया। ठीक है, छोड़ के चला गया। तो जो मोहम्मद गौरी के गुलाम का गुलाम था कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम, इसीलिए ये गुलाम वंश, उसी गुलाम से ये गुलाम वंश का क्या किया? यहाँ पे स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, ये सल्तनत काल में, ठीक है, जो सल्तनत काल जब स्टार्ट होता है 1206 से, उसी का ये फर्स्ट डायनेस्टी है। ठीक है, गुलाम वंश। तो ये रहा, तो ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ हो गया। ठीक है ना, गुलाम वंश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, उसका नींव यहीं रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। और इसकी राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, अलाउद्दीन के खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इस समय शासक थे रामचंद्र देव। इस समय शासक थे रामचंद्र देव। ये देखिए, ये अभियान कब हुआ था? तो 1296 में। कब? 1296 में अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और ये अभियान तब किया था जब रामचंद्र, इसके पहले क्या था कि रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत ही काम करते थे, उसी के अधीन रहते थे। तो ये कुछ समझौता हुआ था उनके बीच कि प्रतिवर्ष कुछ कर देंगे। ठीक है, परंतु रामचंद्र देव के जो पुत्र हैं वो जब आए, ठीक है, यानी कि अपने सत्ता में आए, तो वो क्या किए कि इस कर को देने से रोक दिए। समझौता हुआ था, ठीक है, समझौता। तो समझौता के थ्रू इनको कुछ कर देना था। जो इनके पुत्र, यानी कि रामचंद्र देव के जो पुत्र थे, वो कर देना बंद कर दिए, यानी कि रोक दिए। जब रोक दिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में, ठीक है, तो मलिक गाफूर, ठीक है, मलिक गफूर
मलिक गफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया, ठीक है, और उस समय आक्रमण किया और फिर से उनको देवगिरी को क्या कर लिया, विजय कर लिया, ठीक है। तो जब देवगिरी विजय हो गया यानी कि तब उस समय वहाँ के देवगिरी के राजा कौन से थे, यानी शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या था, तो दारुल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल मतलब फ्री का है, ठीक है ना, खैराती, जैसे आम भाषा में बोलते हैं कि खैराती में मिला है कुछ धन, यानी कि फ्री में, ठीक है, फ्री में यहाँ गरीबों का इलाज किया जाता था, इसीलिए इसका नाम था फिरोज तुगलक द्वारा ये स्थापित था और इसका नाम था दारुल सफ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो ये किया था 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। हुमायूं क्या था, हुमायूं बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है ना, बाबर के 4 पुत्र थे, उन्हीं 4 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा था वही था हुमायूं, बाबर के पुत्र, और इस पुत्र में हुमायूं क्या था, सबसे बड़ा था, ठीक है। देखिए हुमायूं में अगर इसके बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ किया जाए तो वो बोलता है कि कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला असफल आक्रमण किया था, ठीक है। ये जो आक्रमण था प्रथम बार आक्रमण चुनार दुर्ग पर किया था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे बोले कि प्रथम आक्रमण कब था, तो ये हो जाएगा आपका कालिंजर, क्या हो जाएगा, कालिंजर पर किया था, ठीक है। और उस समय कौन थे वहाँ के, तो प्रताप रुद्रदेव। ये असफल आक्रमण था, यानी कि जब उसने आक्रमण किया और वहाँ पे उसकी विजयी नहीं हुआ, हार गया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाया था, ये मिला था 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को एक साथ मिला लिया। अकबर ने 1576 में स्वयं बिहार आकर, देखिए ये क्या कहता है, स्वयं बिहार आकर के आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया। कहाँ, पटना पर, ठीक है ना, पटना पर अधिकार कर लिया और पटना पर अधिकार कर लिया। और 1580 ईस्वी में बिहार को 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में इसको घोषित करे कि 1580 में इसने क्या किया, घोषित किया कि बिहार जो है वह मुगल साम्राज्य का ही एक प्रांत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए 1857 विद्रोह हुआ, ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिश सिपाही में क्या थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्हीं सब प्रांतों से अधिकतर उनके सिपाही थे। लेकिन जब वो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए तो उन लोगों को लगा कि ये विश्वासघाती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसी को ध्यान में रखते हुए उसने जब 57 क्रांति ख़त्म हो गई उसके बाद से इन्होंने चयन किया ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, यानी कि गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है, सिपाहियों की भर्ती इसने की अपने सैनिक में सिपाही के रूप में, ठीक है। क्योंकि ये इन लोगों के ऊपर उनका विश्वास था कि ये लोग क्या करेंगे, धोखा नहीं देंगे। क्योंकि 1857 की क्रांति में ये जो बिहार, मध्य प्रांत, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में आपका मध्य प्रदेश आ जाता था और कुछ उत्तर प्रदेश का भी एरिया, ठीक है, तो ये और बंगाल, ये सब, इन सब के, ठीक है, ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट के जो सिपाही थे उन पे भरोसा उठ गया था उन लोगों का, ठीक है ना। तब जाके 57 क्रांति के बाद से, विद्रोह के बाद, ये गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत के
जगहों से सिपाहियों का चयन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये है 1919, ठीक है। रॉलेट एक्ट देखिए ये एक्ट था, शक के दायरे में भी अगर कोई आ जाता था, ठीक है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट में ये था कि शक के दायरे में भी अगर कोई आए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये 1919 में ही हुआ, ठीक है। और इसी एक्ट का विरोध करने के लिए लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है दोस्तों। 13 अप्रैल को 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 2 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं के विरोध में सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें हो जाएगा लाला लाजपत राय, आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे पहले हम आते हैं कि 1919 में, ठीक है, 1919 में ILO का गठन हुआ था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो 1919 में ये भी क्वेश्चंस देखिए, ये ब्रीफ कर रहे हैं ताकि ये भी क्वेश्चंस आपको पुटअप होते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1919, ठीक है। 11 अप्रैल 1919 को गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। अगर मुख्यालय की बात करते हैं कहाँ है, जिनेवा, ठीक है। तो इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से जागरूकता आया, ठीक है, श्रमिकों में। तो उसके बाद से जागरूकता आया श्रमिकों में, उसके बाद से इंडिया में भी, यानी कि भारत में भी 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय ने भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की। किसकी, तो भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की, ठीक है। यही भारतीय ट्रेड यूनियन यानी 1920 में, ठीक है ना, 1920 में हुआ। फिर देखिए इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने, यही क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि प्रथम अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय बने थे, ठीक है। और जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। सम्मेलन प्रथम सम्मेलन, ठीक है ना, ये हुआ था बम्बई में। प्रथम सम्मेलन मुंबई में हुआ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। देखिए ट्रेड यूनियन जो हुआ था उसके क्रांतिकारी चरण एक है, ठीक है, कि जैसे इसमें ऑप्शन दिया कि 39 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26 और 1914 से 1918, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 1900, इसका आंसर हो जाएगा 1926 से 1939। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे क्या हुआ यूनियन ट्रेड आंदोलन के क्रांतिकारी चरण को कैसे हम कर सकते हैं कि 1918 में, ठीक है, 1918 में BP वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की। यह भारत का आधुनिक मजदूर संघ था। BP वाडिया ने 1918 में, ठीक है, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की और यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगला, इसी पॉइंट में आता है कि देखिए कांग्रेस का एक हुआ था 1922 में गया अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का हुआ था गया अधिवेशन, ठीक है, 1922 में। ये क्वेश्चन आता है कि गया अधिवेशन या 1922 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, तो गया में। देखिए ये BPSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, ये क्वेश्चंस उसके लिए मस्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या था कि श्रमिकों को संबंध करने का निर्णय लिया गया इसी कांग्रेस में। ये जो कांग्रेस हुआ था इसी में हुआ था कि श्रमिकों को संघबद्ध करने का जो निर्णय लिया गया, इसमें
संघ, यानी कि श्रमिक को क्या करेंगे, अब संघबद्ध करेंगे, एक यूनिट बनेगा इसका, ठीक है, एक यूनियन रहेगा। तो ये 1922 में, और उसके बाद से, ठीक है, तो अब 1926 में वामपंथी विचारधारा के कारण इसका विभाजन हुआ। ये जो कांग्रेस था तो 1926 में इसमें क्या हुआ था, वामपंथी विचारधारा था और इसके कारण इसका विभाजन हुआ। तो 1926-27 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। जब विभाजन हुआ तो ये 2 गुट में बट गया, ठीक है। तो एक बट गया सुधारवादी और दूसरा हो गया क्रांतिकारी। एक हो गया क्या, सुधारवादी, और दूसरा हो गया क्रांतिकारी, ठीक है। तो क्रांतिकारी रूप में हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका ब्रीफ हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? देखिए 1885 में इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है ना। तो अब ये होता कि ये तो नेशनल लेवल पे था ये कांग्रेस फेमस। तो हुआ कि इसके पहले तो 85 के पहले भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या हो काम कर रहा होगा। तो उसके पहले ऑर्गेनाइजेशन जो था वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। ये था कि 26 जुलाई 1876 को 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और इस संस्था ने, देखिए ये जो संस्था है इंडियन एसोसिएशन संस्था, फेमस भी रहा। तो फेमस किस लिए रहा, ये भी है कि इसने सिविल सेवा प्रणाली, जो भारत में सिविल सेवा प्रणाली होता था उसमें सुधार की मांग की, इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक आया था इल्बर्ट विल विवाद। तो जो इल्बर्ट विल विवाद को लेकर भी ये आंदोलन चलाया था, इसीलिए ये इंडियन एसोसिएशन क्या था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थोड़ा फेमस हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया? देखिए अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी लखनऊ में। कब आयोजित की गई थी? तो 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो अध्यक्ष होता है सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लखनऊ देखते थे उस समय। जो लखनऊ एक तरह से जो शासन होता था वहाँ का वो था बेगम ऑफ अवध, यानी कि हजरत महल, क्योंकि पुरुष नहीं था जो थे वो मर चुके, इसलिए ये जो बेगम थी वहाँ की उन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है। और 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ था लखनऊ से, ठीक है। तो इसमें देखिए ये तो लखनऊ का होगा, और भी कुछ पूछ देता है कि जैसे ये तात्या टोपे का हो गया, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ के नेतृत्व कर रही थी? तो झांसी की, ठीक है। अब हो गया नाना साहब, तो नाना साहब कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे कानपुर के, ठीक है। कानपुर के लिए कौन थे? नाना साहब थे और तात्या टोपे थे, ठीक है। और झांसी, साथ झांसी में देखिए रानी लक्ष्मीबाई भी थी और इनके सहयोगी में थे तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे भी क्या थे? झांसी की रानी को भी कभी सहयोग देते थे, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे और कुछ होता है, जैसे बिहार में कौन था? तो वीर कुंवर सिंह थे। बिहार में कौन थे? तो कुंवर सिंह, ठीक है। अब इलाहाबाद ऐसे आता है, इलाहाबाद पूछ देता है, तो इलाहाबाद में थे लियाकत अली। फिर दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट और साइड्स हैं, ठीक है। दिल्ली में कौन थे? तो दिल्ली में थे बहादुर शाह द्वितीय और वक्त का, ठीक है। तो दिल्ली हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सुमेलित करना है। देखिए इस साइड एक साइड दिया है कि बारदोली, चौरी चौरा, इजरउद्दौला और नोआखली, ठीक है। तो बारदोली हो जाएगा, देखिए। तो बारदोली कहाँ था?
तो ये हो गया या गुजरात। ठीक है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। यरोदा था महाराष्ट्र में। ठीक है। और नुआखली पश्चिम बंगाल। तो ऐसे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या आता है, सी इसका आंसर है। देखिए ये फेमस जगह है। ठीक है। इसमें इवेंट्स हुआ है और ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड भी रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस पुट अप हुआ है। ठीक है। और होता है क्वेश्चंस ऐसा। 19 नंबर देखते हैं कि 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझिए। तो उत्तर केरल के मालाबार क्षेत्र, मालाबार। ठीक है। देखिए ये केरल, तो ये वाला इलाका, ठीक है ना, ये मालाबार क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है। और इस आंदोलन के इसके नेता थे सैयद अली, फजल अली मुस्लियार इत्यादि थे। ठीक है ना। तो ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाना है इसका मुख्य कारण रहा था, जिसके कारण ये मोपला विद्रोह हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये मुगल बादशाह थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। वो जो डेट पूछता है कि किस डेट को की थी, ठीक है, तो ये डेट था 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 में हुआ। इसके पीछे ये घटना है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसमें, ठीक है, बक्सर के युद्ध में ये लोग हार गए। ठीक है, युद्ध हार गए। तो इसके तहत कंपनी से एक इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई और इसी संधि के तहत उनको देना पड़ा ये दीवानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हम कंपनी को देते हैं। ठीक है, तो संधि हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए संवैधानिक प्रमुख हुआ, जैसे देश का संवैधानिक प्रमुख माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं, वैसे राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति ये संसद की समितियां हैं। ठीक है, और ये समिति कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये लोकसभा के स्पीकर, इन लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को लोक लेखा समिति ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। थोड़ा हम लोक लेखा समिति के बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, एक आप नाम सुनेंगे प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन हम लोक लेखा समिति को बोलते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने? 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें सदस्य शामिल नहीं किया जाता है और इसकी जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य, इसमें कुल सदस्य होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। देखिए 22 सदस्य में से 15 सदस्य आपके लोकसभा से हो जाते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है ना। तो अब इस समिति में भी है कि संसद द्वारा, देखिए इस समिति में भी है कि समिति के जो सदस्य होते हैं उसके चुनाव भी प्रति वर्ष किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली की सहायता से इनका चयन किया जाता है। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं लोक लेखा समिति में, ये तो सदस्य हो गए और इसी में से क्या होता है, एक अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ता है। जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं
वहीं क्या करते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें से कहता है कि कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को उपलब्ध जो होने वाले अधिकार हैं वह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार दिए गए हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस देश के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति अर्जित करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति पे अधिकार नहीं हो सकता है। संपत्ति के अधिकार जो था वह अनुच्छेद, उसको हटा दिया गया अनुच्छेद 19 में से, और उसको 300A में लेके चला गया है। ठीक है, 300A में चल गया है वो, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं रह गया है। ठीक है, तो संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वह गैर, यानी कि जो कोई भी विदेशी अगर आता है, ठीक है, जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको यही अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलते हैं अब 24 पे, हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। देखिए, आपातकाल तीन आपातकाल, ठीक है, 3 आपातकाल है। इसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल में हो जाता है। तो देखिए, ये आपात उपबंध जो संविधान में दिया गया है तो वो 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो पहला हो जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो है और संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक होता है वित्तीय उपबंध, यानी वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तो होता है अनुच्छेद 360। ठीक है ना। देखिए, ये अनुच्छेद जो 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, तो इसकी घोषणा किसके? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा। कैसे? तो कोई अगर युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण, देश पर कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, ठीक है, या देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, और इस आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सिफारिश आता है, तब जाकर ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति, ठीक है, एक समिति बनी थी कि पंचायती स्तर पर कि पंचायती राज कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना सुझाव दे। ये समिति बनी थी 1977 में। 1977 में ये समिति बनी थी, गठन हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। ठीक है ना। तो इन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय और सरकार को बताया कि पंचायत स्तर पर पंचायती राज द्विस्तर, एक जिला स्तर बताए हैं, एक जिला स्तर और एक ब्लॉक प्रखंड स्तर पे। ठीक है, इसी में एक फेमस होता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की है, जो जिला लेवल पे, जिला परिषद, प्रखंड लेवल पे, पंचायत समिति, और एक होता है पंचायत लेवल पे। एक पंचायत लेवल पे हो जाता है। तो 3 उसने 3 स्तर की कल्पना प्रस्तुत की थी, सिफारिश की थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो ज्योग्राफी से है। इसमें कि दुमटी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। देखिए, ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार में आपको इसमें दिया है कि कौन कौन से, इसमें जो दुमटी मिट्टी है इसमें कौन कौन से कण मिले हुए हैं। तो इसमें मिला हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण। इसमें बालू का भी कण होता है, और ये चिकना भी होता है, और ये पंसु कण भी होते हैं। यानी कि दुमट्टी मिट्टी बालू, चिकना और पंसु तीनों से के मिक्स होकर ये बना हुआ है। ठीक है, देखिए मिट्टी
अब मिट्टी की बात हुई तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 भागों में विभाजित किया गया है कि मिट्टी कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की। ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि भारत की मिट्टियों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार। जैसे उसमें आता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है ना, लेटराइट मिट्टी, ऐसे मिट्टी 8 प्रकार हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो तकला मकान मरुस्थल है चीन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर। देखिए ये इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया में ये क्या है, हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर, और इधर है लाल सागर। तो ये हिंद महासागर और लाल सागर को जो संधि जोड़ती है, ठीक है, ये हिंद महासागर है, और इसको जो जोड़ता हुआ है जल संधि, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो उस जल संधि का नाम है बाब अल मंदेव जल संधि है, जो हिंद महासागर को और लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, वलन क्रिया किसका परिणाम है। देखिए वलन क्रिया क्या होता है कि फोर्स इधर से लगता है और इधर से, तो जो यहाँ का इस पर दबाव क्षेत्र बनेगा, तो यहाँ का जो एरिया होती है वो क्या होता है, उठ जाता है ऊपर की तरफ। दबाव जैसे पड़ता है दोनों ओर से दबावकारी बल लगता है, तो ऊपर की साइड में क्या होता है, उठ जाता है। तो उठ जाता है, तो इसी के फलस्वरूप वलन क्रिया कुछ परिणाम होता है, और जो वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप का परिणाम, अच्छा ये किसके परिणाम स्वरूप होता है, ये भी क्वेश्चन है ना, तो ये होता है। अब इससे होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या बन रहा है, ये पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, इस बल को कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि पर्वतों का निर्माण होता है दबावकारी बल से। ठीक है ना, वलन क्रिया। अब है कि इसमें अच्छा पर्वत निर्माणकारी, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें कुछ पर्वत बने हैं ना, कौन कौन से पर्वत हो जाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है, इसमें आएंगे, जैसे हिमालय हो जाएगा, तो इसमें क्या है, हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, इन सब पर्वतों का निर्माण वलन क्रिया के फलस्वरूप ही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। सर्वाधिक अभ्रक वाले राज्य हैं बिहार। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक वाले क्या है, राज्य है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ। हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। देखिए ये ट्रिक समझिए, आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एक मानचित्र बनाया। ठीक है, तो एक मानचित्र देखते हैं, तो मानचित्र के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ क्या है, ये हिमालय वाला है, ये हिमालय क्षेत्र है। यहाँ से तिब्बत के पठार मानसरोवर से, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर जगह है, यहीं से निकली हैं तीनों नदियाँ। ठीक है ना, तो एक ऐसे होते हुए ऐसे आ जाती हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी कि हिमालय पर्वत को काट कर ही ये आई है। ठीक है, और आकर अरब सागर में गिर जाती है। दूसरा है कि ये अब एक इधर से जाती हैं, यानी ये तो पूरा हो गया, एक पश्चिम की तरफ जाती हैं, ये पाकिस्तान से होते हुए हिंद महासागर में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु नदी। ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु नदी। और एक बीच से आती है, ठीक है, एक बीच से आती है, ये हो गई सतलज, ये सतलज नदी। तो 3 नदी निकली है, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा है। तो ये है लिंगानुपात हो जाता है 940। देखिए लिंगानुपात क्या है,
यानी कि 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। यही है लिंगानुपात, तो 940 है। और लिंगानुपात जनगणना 2021, ठीक है, आने वाला था। हर 10 साल पे जनगणना होता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण, पेंडेमिक के कारण जनगणना को रोक दिया गया है, ठीक है। अब ये कब तक आएगा अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 33 कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई। देखिए अभी मैं ऊपर बताया हूँ कि वलित पर्वत में क्या है, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, ठीक है, ये सब पर्वत आते हैं। तो इन पर्वतों का निर्माण कब हुआ, आज से कब हुआ, ठीक है। तो इन पर्वतों का निर्माण आज से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कितना, 30 मिलियन वर्ष पूर्व। 30 मिलियन वर्ष पूर्व कहने का मतलब है कि टर्शियरी युग था उस समय। कौन सा था, तो टर्शियरी युग, ठीक है। 30 मिलियन युग जो पीछे था आज से, उसको बोलते थे टर्शियरी युग, ठीक है। और टर्शियरी युग में इसको अल्पाइन पर्वतीकरण भी कहते हैं। टर्शियरी युग को क्या, अल्पाइन पर्वतीकरण, इसलिए क्योंकि इस युग में पर्वतों का विशाल जो दुनिया की विशाल पर्वतें हैं उसका निर्माण हुआ है। भारत में हिमालय हो गया, ठीक है, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आपके रॉकीज, ठीक है, एंडीज हो गए, और यूरोप में आल्प्स हो गए, ठीक है। इस टाइप के पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसलिए ये फेमस युग है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर चलते हैं। 34, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसी तीसरे स्तंभ की आर्थिक सहयोग, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग है, तीसरा स्तंभ की बात कर रहा है कि तीसरा स्तंभ किसको कहते हैं। तो तीसरा स्तंभ हो जाता है विश्व व्यापार संगठन को तीसरा स्तंभ कहते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन कब आया, तो 1 जनवरी 1995 को यह अस्तित्व में आया, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा, ठीक है। और देखिए अब इसका जुड़वा एक हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन ही सिर्फ है 1 जनवरी 1995 मुख्यालय जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 10वीं योजना की अवधि क्या है। 10वीं योजना का मतलब कि पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, ठीक है, कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2002 से 2007 तक, ठीक है। ऐसे जब 11वीं आएगा, ठीक है, 11वीं था तो 11वीं 7 से कितना था, 12, 7 से क्या था, 12, ठीक है ना। और 12वीं, तो 12वीं क्या था, 12 से और 17, ठीक है, ये योजना। और इसी में अगर हम ले लेंगे कि पहली योजना, ठीक है, तो पहली योजना कब थी, तो पहली योजना हो जाएगी आपका 1951 से 1956 तक, ठीक है। ऐसे दूसरी योजना 1956 से 1961, और तीसरी योजना 1961 से और 1966 तक, ठीक है। और बीच में अवकाश हो गया था, तो अवकाश हो गया था, योजना अवकाश, ये 1966 से 67 और 68 से 69 रहा था, ठीक है। तो पहली योजना, देखिए ये जो पहली योजना है और जो दूसरी योजना है, ठीक है। तो पहली योजना जो प्रारंभ हुई थी, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। पहली योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल और दूसरी योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, ये योजना और योजना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में कोर उद्योग है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ। अब जैसे हम आते हैं कि कोर उद्योग आखिर है क्या, ये भी समझते हैं कि कोर उद्योग को किसे बोलते हैं। तो कोर उद्योग वे हैं कि वे उद्योग जिसके विकास के कारण इस पर आधारित अन्य जितने भी उद्योग होते हैं उसका भी क्या होता है, विकास होता है। यानी कि कोर उद्योग के अंतर्गत आधारभूत अधिसंरचना, फंडामेंटल जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर के उद्योग जो होते हैं
वो आते हैं, वो वाले उद्योग आते हैं, ठीक है ना। आधारभूत संरचना के जितने भी उद्योग है वही कोर उद्योग के अंदर, क्योंकि इसका जैसे रोड, ठीक है ना, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, ठीक है, पानी, ये सब आधारभूत स्ट्रक्चर हो गए। अगर ये सब होगा, ठीक है, रोड होगा तो वहाँ पर क्या गाड़ी का आवागमन ज़्यादा होगा, आवागमन होगा तो ट्रांसपोर्टिंग होगी, चाहे वो कृषि से संबंधित हो चाहे उद्योग से संबंधित हो, तो इन सब का क्या होगा, विकास होगा। तो देखिए ये किस पे, सब रोड के ऊपर ही निर्भर है। तो ऐसे ही इस तरह से जो इंडस्ट्री है उसको कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अब है 37, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? खून के जमने में आवश्यक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ये खून जमने में आवश्यक, देखो, और ये होता है विटामिन के। इसमें क्या है कि जैसे कट जाता है, मनुष्य के शरीर पे कहीं भी अगर कट का निशान होता है उससे ब्लड आता है, तो ब्लड आता है कुछ देर के बाद से वो थक्का बन जाता है और फिर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये विटामिन के उपलब्ध रहता है तो वह थक्का बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर यही विटामिन के नहीं रहता है तो वह खून थक्का नहीं बनता है और ब्लड बराबर क्या होता है, गिरते रहता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन के का रहना शरीर में अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो देखिए इसका रासायनिक नाम भी पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें बताना है कि कौन सा हार्मोन है। तो इसमें हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन, आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन हार्मोन है। देखिए इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय है, ठीक है ना, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से ही इसका वो तो अग्नाशय के, ठीक है, आइसोलेट ऑफ हैंगर लेंस के विटामिन बी सेल्स होते हैं, ठीक है ना, बी सेल से निकलता है और यह हार्मोन ग्लूकोज को ग्लूकेगॉन में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये इसका कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। और क्लोरोफिल पत्तों में भी रहता है, पेड़ पौधों जो पत्ता होता है क्लोरोफिल रहता है और जिसके कारण ये हरा दिखाई पड़ता है, ठीक है, हरा रहता है, ठीक है ना। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 40, शर्कराओं में सबसे मीठी, ये सबसे मीठ क्या है? जैसे चीनी खाते हैं ना, मीठा होता है, तो गुड़ मीठा होता है, ऐसे है कि शर्करा में सबसे मीठी, तो सबसे मीठी जो शर्करा है वो है फ्रक्टोज, ठीक है। यह क्या होता है कि मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, यही हमको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका भार क्या होता है, बदल जाता है। देखिए द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान ऐसा चीज़ है वह कहीं भी ले जाने पे नहीं बदलता है, सिर्फ उसके भार में अंतर हो जाता है। जैसे समझ के लिए चाँद है, तो चाँद से कोई वस्तु लेकर आते हैं, ठीक है, और चाँद और पृथ्वी, तो उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि भार में 1/6 का डिफरेंस होता है, भार में 1/6 का डिफरेंस होता है, लेकिन द्रव्यमान वहीं बना रहता है, ठीक है ना। ये होता है क्या कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मान के 1/6 गुरुत्वीय त्वरण मान, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण मान हो जाता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण मान का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है और इसमें क्या होता है कि भार बदल जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि सूक्ष्म बर्फ क्या होती है, तो सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं। बस इसका आंसर एक लाइन में है कि सूक्ष्म बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 43 है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखी जाती। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को कांच की बोतल में नहीं रखी जाती है।
क्योंकि कांच की बोतल में रखने से यह अभिक्रिया करता है, ठीक है, यह अभिक्रिया करके उसे गला देता है। क्या करता है? कांच को गला देता है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, क्योंकि यह अभिक्रिया किससे करता है? कांच में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उससे यह अभिक्रिया करके कांच को गला देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए, सदिश और अदिश राशि दो होते हैं, सदिश और अदिश। इसका मतलब ये हुआ कि सदिश राशि वो है जिसमें परिमाण, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, तो वो सदिश राशि होती है। और अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयतन। देखिए, विस्थापन में परिमाण और दिशा, यानी एक जगह से दूसरी जगह, वेग बल भी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसलिए यह क्या है? अदिश राशि है और सदिश नहीं है, यानी कि सदिश नहीं है, यानी ये सदिश हो जाता है, सॉरी, विस्थापन वेग सदिश और बल सदिश, और ये आयतन क्या है? अदिश राशि हो जाती है, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि क्या होता है? उसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट। हाँ, एक चीज़ और इसमें देखते हैं, सदिश और अदिश का कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सदिश क्या है। जैसे बल, विस्थापन वेग, विद्युत क्षेत्र, भार, ये सब सदिश। अदिश में हम देखते हैं तो अदिश में समय, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ताप, ठीक है, आवृत्ति, ये अदिश राशि हो जाती है। अब हम 45 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है, इसमें क्या होता है कि किसी निकाय का तरफ तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट एक यंत्र है, वह ताप का जो किसी निकाय का जो तापक्रम होता है उसको स्वनियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से है, कोविड-19 महामारी से लड़ रहे डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने पर अधिकतम कितने साल की सज़ा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। कोविड-19 से लड़ रहे जो डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, ये लोग हैं, स्वास्थ्य से जुड़े जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन पे पहले भी लोग हमला कर देते हैं, अभी कर देते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोटेक्ट किया गया और उसके लिए जो अध्यादेश बना तो ये हुआ कि उनमें अधिकतम 7 साल की सज़ा होगी, ठीक है, अधिकतम 7 साल की सज़ा कर दी गई। और न्यूनतम कितना रहा है? न्यूनतम है 3 महीना, यानी कि 3 महीना से लेकर और अधिकतम 7 साल तक की सज़ा, वो भी कैसी सज़ा? तो गैर जमानती, ठीक है। तो ये गैर जमानती हो गई। देखिए, ये कब हुआ कि कोविड, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण, ठीक है, और ये जो महामारी है कोरोना वायरस कोविड-19, इसमें क्या है कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसका अभी तक इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं आया है, ठीक है, और ये दर प्रतिदर यानी पर डे हमेशा बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं और उससे जुड़े स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस हैं, ठीक है, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं को देख रेख के लिए हुआ कि इन पर कोई आक्रमण कोई हमला ना करे, पहले ये स्वस्थ रहेंगे तभी किसी दूसरे पेशेंट को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पहला मरीज, ठीक है, ये कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 जो है वो चीन से स्टार्ट हुआ, वुहान प्रांत, ठीक है, चीन से स्टार्ट हुआ है, भारत में भी आ गया है, ठीक है। तो भारत में जब आया तो पहले कहाँ मिला? तो ये मिला पहले केरल में, एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला, वहीं से हुआ कि इंडिया में भी कोरोना आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो कोरोना वायरस से जो पीड़ित लड़ रहे हैं उनकी सहायता की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये पेंडेमिक है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो इसमें विश्व संस्थाएं भी आ रही हैं,
उसी में एक विश्व बैंक भी है, और विश्व बैंक ने कहा है कि हम जो पीड़ित लड़ रहे हैं उसकी सहायता के लिए $12 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। अब क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का प्रारंभ बिहार के किस जिले से हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये कोविड-19 जब आया है तो जितने माइग्रेंट्स थे, प्रवासी थे, सभी लोग कहीं भी काम करते थे देश विदेश में, अब ये सब महामारी के कारण सारे काम बंद हो चुके हैं, तो ये लोग अपने घर आ गए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हुआ कि इनकी जीविकोपार्जन के लिए सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ये बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है, और 20 जून 2020 को स्टार्ट किया गया है। और यह योजना की जो अवधि दिया गया है, इसमें योजना अवधि वो है 125 दिन। कितना है? 125 दिन। अब इसके तहत मनरेगा के थ्रू भी कार्य दिया जाएगा लोगों को, मनरेगा के थ्रू भी कार्य दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान को कितने राज्यों के लिए चयन किया गया? इसमें राज्य है कि पूरा इंडिया के पूरे स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया है, कुछ गिने चुने राज्यों में ही लागू किया गया है। तो वो राज्य है 6 राज्यों में लागू किया गया है, जो है 6 राज्य ये है, तो यूपी है, ठीक है, यूपी है, बिहार है, ठीक है, एमपी है, झारखंड है, राजस्थान है और उड़ीसा। और क्या है? उड़ीसा। ये 6 राज्यों में इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि इन राज्यों में प्रवासी अधिक हैं, इन राज्यों में प्रवासी की संख्या अधिक है। ये लोग बहुत ही अधिक संख्या में बाहर से गांव में आए हुए हैं और रोजगार के अभाव है, जिसके कारण सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी योजना स्कीम लाया गया। ठीक है, और इसके थ्रू उनका जीविकोपार्जन चलेगा। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि 6 राज्य। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही आप लोगों को वीडियो लेते आऊँगा, और मॉडल सेट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें जीएस जीके पूछते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।